क्या है, क्या वार हो रहा और किस तरह से पलटवार हो रहा। बात होगी गोरखपुर के गुदड़ी के लाल की, जिसने कमाल कर दिया है। तो शुरू करते हैं दिन भर तेले। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद शुरू हुआ ब्लेम गेम। टीएमसी बीजेपी पर और बीजेपी टीएमसी पर अब लगातार हमला कर रही है। चुनाव आयोग अब पूरे मामले की जांच कराएगा, पर सियासी जंग किस तरह से छिड़ गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार की शाम नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी हमलावर बनी हुई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और 2 अन्य नेताओं के हस्ताक्षर की एक चिट्ठी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की क्रोनोलॉजी समझाई है। ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख है। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। एक तरफ जहां टीएमसी पार्टी के कई नेता ममता बनर्जी पर हुए हमले को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी पर हमले की निंदा विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी ममता बनर्जी पर हुए हमले की निंदा की। মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। She likes fighting, standing on the street, and दीदी जेरकमटा बोलेছিল সেরকমটাই করবে। She is fighting and she will fight back. बंगाल में जो किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और ये इनका चरित्र भी है। इसी तरह के हमले करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरे घर में घुस गए थे, ये दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करके आए हैं। तो ये तोड़फोड़ करना, मार पिटाई करना, लोगों की हत्याएं कराना, ये इनका चरित्र में है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हथकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था, हत्या का उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है ये गंभीर मसला है। बीजेपी के नेताओं पर भी ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच को लेकर नंदीग्राम से प्रदर्शन किया और ममता पर हुए हमले की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है। ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें धक्का दिया। यह 100% झूठ है और इस झूठ के सहारे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सच यह है कि नंदीग्राम में जय श्री राम हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम हो रहा है, भाजपा जिंदाबाद हो रहा है, मोदी हो रहा है। इससे ममता दीदी घबराई हुई हैं और घबराहट के कारण से उन्होंने अब इससे कैसे निपटा जाए, कैसे वहां पर फिर से वापस आया जाए, इसके लिए अपने सलाहकारों की सलाह के आधार पर एक नाटक किया है और नाटक को वहां पश्चिम बंगाल के लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। बंगाल में छिड़े सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ममता की तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है, बंगाल की जनता 2 मई को बीजेपी को जवाब देगी। फिलहाल ममता बनर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है और वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच करा रहा है। जो भी इसके पीछे होगा, सच्चाई बहुत जल्द आप सबके सामने होगी। स्पेशल रिपोर्ट,
भारत समाचार। मिशन बुंदेलखंड पर पहुंचे सीएम योगी ने सेल्फी लेकर सबको चौंकाया था। उनकी काफी चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब यहां पर सियासी हमले भी सेल्फी पे शुरू हो गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी की सेल्फी पर किस तरह से तंज कसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महोबा में लहचूरा बांध का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वहां सेल्फी ली थी। सीएम योगी की सेल्फी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई है। वहीं सीएम की सेल्फी पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा कि शुक्र है सीएम योगी की सेल्फी उनकी है, वरना कामों का उद्घाटन तो वो दूसरों के कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं, तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। अखिलेश यादव ने बरेली में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी पर चुन चुन कर निशाना साधा और कहा कि यूपी सरकार ने पुलिस और अधिकारियों को केवल विपक्ष को परेशान करने के लिए लगा रखा है। सरकार ने पुलिस को लगा रखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान करे, और जो सच्चे ईमानदार अधिकारी हैं, जब उन्हें मौका नहीं मिलेगा काम करने का, सच्चे ईमानदार अधिकारियों को अगर खुली छूट नहीं मिलेगी काम करने को, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। अखिलेश यादव ने उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बदले जाने पर भी प्रदेश सरकार पर तंज कसा और कहा कि जल्द ही यूपी में भी मुख्यमंत्री बदलने वाला है। शुभ संकेत आ रहा है कि पड़ोसी प्रदेश में ये शुभ संकेत है कि पड़ोसी प्रदेश में बदलाव हुआ है मुख्यमंत्री जी का। अब आप सोचो अगला नंबर किसका होगा। अखिलेश यादव लगातार जिले जिले जाकर 2022 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसी क्रम में वो बरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर कामों के न करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन की बात कही। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन हर दिन बढ़ते दिन के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ राकेश टिकैत जिले जिले में किसान पंचायत कर रहे हैं, तो वहीं गाजियाबाद में किसान महापंचायत हुई। क्या कुछ है किसानों का ऐलान, इस रिपोर्ट में देखिए। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को जीत हासिल। नए कृषि बिल के विरोध में लंबे समय से किसान संगठनों का विरोध जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को उत्तर प्रदेश के बलिया में किसान महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं कृषि कानून को लेकर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने देवरिया से दिल्ली रवानगी के पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राकेश टिकैत ने विश्वास जताते हुए कहा कि तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग को सरकार इस साल के अंत तक मान लेगी। उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि 5 लाख किसानों ने अभी भी राजधानी को घेर रखा है और इसके साथ ही राकेश टिकैत ने लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए अपना ट्रैक्टर तैयार रखने की सलाह दी। और वहाँ पाई और पूर्वांचल में ये पंचायतें शुरू हो गई है। पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। जो धरना दिल्ली में चल रहा है उसकी सपोर्ट मांगने यहाँ से आए। ये लोग तैयार रहें, कभी भी इनको दिल्ली आना पड़ सके, और जब भी यहाँ पे प्रदर्शन की संयुक्त मोर्चा कॉल करे तो उसके लिए तैयार रहें। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है, वो नहीं मिल रही। 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई वो पूर्ण रूप से खराब बिल है, किसानों को नुकसान होगा। और बहुत बिल इस तरह के हैं, तो ये सारे इशू हैं और अपने आंदोलनों को और तेज हमको करना पड़ेगा। ये फैसला किया है कि हुण जिहड़ी 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन हो रही है, उत्थे असीं टीमां बनाईआं, सारे स्टेटां दे विच वो जाके असीं प्रचार करांगे भी जिन्हों मर्जी वोट दिओ, सिर्फ बीजेपी नूं सज़ा दिओ, उन्होंने वोट नहीं देनी।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ कि बीजेपी ਨੂੰ वोट न दी जाए। गाजियाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में आरएलडी ने किसानों की महापंचायत बुलाई थी, जिसमें भारी संख्या में किसान शामिल हुए और किसान की महापंचायत में गायक अजय हुड्डा भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि किसानों का समर्थन करना भला गलत कैसे हो सकता है। निश्चित किसानों के अनदेखी से जो नाराजगी बनी है वह लोग मन में रखेंगे और इस विश्वास के साथ मतदान करेंगे कि जो अगली सरकार होगी वो किसानों के लिए वाकई काम करेगा। पूर्वांचल में किसान पंचायत हो रही है, वहाँ तो जाट नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, इसमें मूल रूप से किसान ही भाग ले रहे हैं और उन्हें कोई पीछे से कोई बड़ी ताकतें उनके साथ नहीं है, खुद ही काम कर रहे हैं। तो नीचे से एक ऑर्गेनिक जैसे सामाजिक मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, ये वो सच बोलना और सच लिखना कोई गुनाह नहीं है और कलमों के लिखने के कोई लाइसेंस नहीं होते हैं। सच आप बोल सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। आप भी सच दिखा सकते हैं, कोई गुनाहगार नहीं है। पत्रकार और कलाकार अगर समाज को सही आईना नहीं दिखाएगा तो गलत दिशा में चला जाएगा समाज। तो ये हमारा काम है, हम मुख्य निभा रहे हैं। एक गाने पे FIR हुई, आप दूसरा गाना फिर निकाल लो, 17 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आंदोलन यूं ही चलता रहा और सरकार की आंखें नहीं खुली तो सॉन्ग तीसरा चौथा पांचवा आते रहेंगे। लग रहा है कि सरकार किसानों की बात सुन नहीं रही, जबरदस्ती मुद्दे को खींचे जा रही है। हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन सरकार की ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा सरकार को कि मतलब किसानों ने क्या मन बना लिया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। किसान ना तो थके हैं ना रुके, वो लगातार अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। जहां जहां चुनाव है उन राज्यों में भी जाकर किसानों को समझाने और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रचार करने की बात कह रहे हैं। और खुद राकेश टिकैत 15 तारीख से बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, यानी अभी किसानों के आंदोलन की लड़ाई और बड़ी होने वाली है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को जीत हासिल। हापुड़ में छोटी सी बच्ची अपने परिवार का पेट पालने के लिए जान जोखिम में डालती है। बच्ची अगर एक दिन भी काम ना करे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। जिस उम्र में बच्ची को स्कूल जाना चाहिए उस उम्र में परिवार को पालने की उसे जिम्मेदारी मिल गई। रिपोर्ट देखिए। हापुड़ में एक पतले रस्से पर करतब दिखाती इस बच्ची को ध्यान से देखिए, कैसे इसने एक बेहद पतले रस्से पर अपना संतुलन बना रखा है। जरा सा संतुलन बिगड़ जाए तो बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद आए दिन बच्ची की यही दिनचर्या है। सुबह से शाम तक नई नई जगहों पर जाकर इसी तरह करतब दिखाना पड़ता है। अगर एक दिन भी ये बच्ची अपनी जान जोखिम में डालकर करतब ना दिखाए तो पूरे घर को भूखा सोना पड़ेगा। बच्ची स्कूल नहीं जाती है, कोई सपना भी नहीं है, न कोई परमानेंट ठिकाना है। बच्ची से बात करो तो बस एक ही जवाब है, परिवार को पालने के लिए वो आए दिन अपनी जान खतरे में डालती है। ऐसे ही पेट को पालने के लिए क्या करते हैं? तो आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं है। तो कहाँ जाते हैं आप खेल दिखाने? इधर ही दिखाते हैं। तो क्या मजबूरी है आपकी जो आप खेल दिखाते हैं? तो क्या करेंगे, पेट को पालने के लिए कोई हमारा काम नहीं करता है तो। ये बच्ची छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। परिवार को भरण पोषण करने की जिम्मेदारी इसी बच्ची के कंधे पर है। बच्ची की मां का कहना है कि उनके पास घर नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इस शहर तो कभी उस शहर में। इतने पैसे नहीं हैं कि एक जगह घर बनाकर बच्चों को स्कूल भेज सके। बिटिया जब रस्सी पर करतब दिखाती है तो कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसी से पूरे घर का खर्चा चलता है। सब देश जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं,
बेंगलोर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, सब जगह जाते हैं। पेट की खातिर करते हैं। पेट के लिए खेल दिखाना ही पड़ता है। मदद मिलती तो हम ऐसे खेल थोड़ी दिखाते। घर में बैठ के हम लोग भी नहीं खाते, हमारे बाल बच्चा को हम नहीं स्कूल भेज देते। इस बच्ची की कला को जो भी देखता है हर कोई दंग रह जाता है। रस्सी पर जब एक बार पैर रख देती है तो जब तक दूसरे छोर पर पहुंच नहीं जाती तब तक पैर रुकते नहीं हैं। हापुड़ से भारत समाचार के लिए तेजेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। देवरिया में एक महिला ने अपने बच्चे का नाम सिपाही रख दिया। एक थानेदार से प्रभावित होकर प्रसव पीड़ित महिला अब अपने बच्चे को यूपी पुलिस में भर्ती करवाएगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला सिर्फ यूपी पुलिस में ही अपने बच्चे को भर्ती करवाना चाहती है? रिपोर्ट देखिए। इस बच्चे का भविष्य अभी से तय हो गया है। ये बच्चा बड़ा होकर यूपी पुलिस में भर्ती होगा और यूपी पुलिस का नाम रोशन करेगा। ये बच्चा ऐसा पुलिस वाला बनेगा जिसकी यूपी पुलिस में मिसाल दी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बच्चे को जन्म देने वाली इसकी माँ का सपना है। क्योंकि यूपी पुलिस की छवि किसी के लिए चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस महिला के लिए यूपी पुलिस भगवान की तरह है। देवरिया के एक थानेदार ने प्रसव से पीड़ित इस महिला की ऐसी मदद की है कि अब महिला भी अपने बच्चे को बड़ा होने पर पुलिस वाला बनाएगी। इस बच्चे को आप क्या बनाएंगे? पुलिस बनाएंगे। पुलिस बनाएंगे? क्यों पुलिस बनाएंगे आप? आदमी की सहायता करने के लिए। आज आपकी सहायता किसने की? पुलिस ने। कैसे सहायता की? आ रहे थे, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उसलिए सहायता किया मेरे। वो हमारा मदद किए तो हम हमारा बेटा दूसरे को मदद करेंगे। मीरा देवी देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के नरही पट्टी गांव की रहने वाली हैं। प्रसव पीड़ा होने पर पति के साथ मोटरसाइकिल से तरकुलवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जा रही थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि बीच रास्ते में ही जमीन पर लेटना पड़ा। उसी दौरान सड़क पर वाहन चेक कर रहे तरकुलवा थाना के थानेदार प्रदीप शर्मा की नजर महिला पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी में महिला को बैठाकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। थानेदार की मदद से महिला इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि अब वो अपने बच्चे को बड़ा होने पर पुलिस वाला बनाएगी। थानेदार का कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसकी मदद के लिए बैठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। आते ही जैसे ही गाड़ी से उतार रहे थे और हॉस्पिटल गेट पे ही डिलीवरी हो गई और उसका लड़का हुआ। बहुत खुशी हुई। उसका लड़का हुआ तो वो अपने लड़के को कह रही मैं भी पुलिस में सिपाही बनाऊंगी ताकि मेरा लड़का भी बड़ा होके और लोगों की मदद कर सके। महिला की अब एक ही इच्छा है कि जिस तरह से एक थानेदार ने उसकी मदद की है, उसी तरह बड़ा होकर उसका बेटा भी मुश्किल समय में लोगों की मदद करेगा। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर के बशारतपुर में चाट का ठेला लगाने वाले विजय गुप्ता के बेटे विवेक ने जेईई मेन में 99.91 लाकर परिवार का नाम बढ़ाया। देखिए कैसे गरीबी में भी पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी की, इस रिपोर्ट में। पिता के दिन रात की मेहनत को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक बेटे ने साकार किया है। आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे की पढ़ाई चाट का ठेला लगाकर पिता ने पूरी की और आज चाट बेचने वाले का बेटा विवेक कुमार गुप्ता ने जेईई की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.91 परसेंटाइल हासिल किए हैं। बेटे की इस कामयाबी के बाद पिता खुशी से फूले नहीं समा रहा है। मैं आपको मतलब ये जीवन का पहला ये खुशी जो महसूस। कैसे आपने इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया, पूरा क्या कैसे किया आपने जी? कैसे किया आपने? देखिए ये बच्चे हुनरहार थे, ठीक है, और हम शुरू से ही मतलब कि जब देखे कि सब बच्चे टैलेंटेड होते चले जा रहे हैं तो हमने कहा चाहे जो भी परिश्रम करना पड़े हम इन लोग के लिए करेंगे। विवेक बचपन से ही मेधावी छात्र थे। वो अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही गंभीर रहता था। उसने जब हाई स्कूल में 95.6% नंबर हासिल किए तो पिता ने बेटे को इंजीनियर बनाने का फैसला लिया। वहीं उसकी मां और बड़े भाई ने भी घर के मुश्किल हालातों को देखते हुए विवेक का पढ़ाई में पूरा साथ दिया और उसी का नतीजा रहा कि विवेक ने 99.91 परसेंटाइल नंबर लाकर पूरे परिवार को खुशी की सौगात दी है। लगन था कि मैं जिंदगी में बच्चे लोग को पाल लें और पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुंचा दें।
जहाँ तक इन लोग का कामयाबी हासिल हो जाए। कैसे किया आपने ऐसा? हमने मेहनत रात दिन एक करके मेहनत किया, फुल्की बनाया और इनके पापा का भी हौसला दिए थे। विवेक ने अपनी सफलता के लिए पूरे परिवार को श्रेय दिया है। वो कहते हैं कि उनकी इस सफलता में माता पिता के साथ बड़े भाई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। विवेक ने कहा कि उनके गुरुजनों ने उनकी हर संभव मदद की। जब भी उन्हें कोई आवश्यकता रही, वो हर वक्त उनके साथ खड़े रहे। पहले तो हमको जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया और भैया के हेल्प से, बड़े भैया सबसे जो है हमारे, उनके हेल्प से, फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प से हम जो भी फाइनेंशियल खर्च आते थे हमारी तैयारी के दौरान, जो कि हम एबीसी क्लासेस से करते थे, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट पापा कहीं ना कहीं से वहन कर लेते थे। कहते हैं कोई सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और लगन आपको वो मुकाम हासिल करवा सकती है। और विवेक को मिली सफलता वाकई में उसके परिवार की मेहनत का ही कमाल है कि एक चाट बेचने वाले का बेटा इतने अच्छे नंबर अपनी मेहनत और मेधा के दम पर ला पाया। गोरखपुर से विकास की रिपोर्ट, भारत समाचार। महाशिवरात्रि पर यूं तो देश दुनिया में शिव भक्तों के भक्ति के रंग देखने को मिले, लेकिन ये ऐसा पहला मौका है जब मंदिरों में इस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब इस बार कोरोना काल के बाद देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कुंभ में शिव भक्तों ने पहला शाही स्नान किया। हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 101 साल बाद महाशिवरात्रि को शाही स्नान का संयोग बना है, जिसको लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। कुंभ का पहला शाही स्नान, महाशिवरात्रि का दिन, और आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे शिव के जो गढ़ हैं, ये जूना अखाड़े के सारे साधु हैं जो यहाँ पर पेशवाई के बाद पहुँचे हैं और यहाँ गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे विशेष पंचामृत अभिषेक और भस्मारती पूजन किया गया। बाबा के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुँचे। भस्मारती संपन्न होने के बाद बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर में प्रवेश की इजाजत मिली। शिव भक्तों ने महाशिव से विश्व के कल्याण के लिए कामना की। शिव का पर्व शिवरात्रि पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि शिव अलौकिक देवता है और जन्मा अजन्मा के ऊपर है। शिवरात्रि के मौके पर लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लग गईं। भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।